हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोसन क्लासेज। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रेलवे स्पेशल साइंस का प्रैक्टिस सेट। और आज हम लोग इसमें सेट नंबर 7 का डिस्कशन करने वाले हैं। और यह जो सेट है यह पूर्णतः प्रीवियस ईयर पे आधारित है। जो 2018 में एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था उसी पर यह आधारित है। पूरा क्वेश्चन उसी का है। तो जो भी जिनका भी अभी टेक्नीशियन का एग्जाम देना बाकी है, जितने दिन ही बाकी है, प्रतिदिन एक सेट जरूर लगाएं क्योंकि इसमें साइंस का भी अहम रोल है। तो चलिए आज हम लोग सेट 7 का डिस्कशन करते हैं और इसमें टीसीएस के द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों को लिया गया है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी इस वीडियो पर नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है ध्वनि किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकता है। ध्वनि जो है वह द्रव में तो यात्रा कर सकता है, ठोस में भी और हवा में, लेकिन ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं करेगा। ध्वनि का जो है यह निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। तो 4 नंबर सही है। मानव कान की सुनने की जो क्षमता होता है वह 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक बीच में होता है और इसको श्रव्य तरंगे भी कहा जाता है। मानव जो होता है वह उच्चतम 85 डेसिबल तक के ध्वनि को सुन सकता है या फिर कान जो है उसका सहन शक्ति होता है। चलिए आगे है अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से कार्बन का संयुक्त रूप कौन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरा। हीरा जो है यह कार्बन का संयुक्त रूप नहीं। कार्बन जो है वो दो रूप में पाया जाता है, एक तो है मुक्त अवस्था में और दूसरा संयुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में हीरा और ग्रेफाइट पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में वह है जो कार्बन का यौगिक होता है, जो कार्बन के साथ संयोग करे वह संयुक्त अवस्था में होता है। जैसे कि यहाँ ऊपर पर देखिए चौक, यहाँ पे हो गया संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट, डोलेमाइट, यह सभी जो है कार्बन का संयुक्त रूप है। निम्नलिखित नियम किसने दिया। तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन है। जो तत्वों का गुण है वह परमाणु द्रव्यमान के अनुसार है। तो यह मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था। तो 3 नंबर सही है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वह मोसले के द्वारा दिया गया जो परमाणु क्रमांक पे आधारित है। न्यूलैंड के द्वारा अष्टक नियम दिया गया था और डोबराइन के द्वारा त्रिक नियम दिया गया है। आगे देखिए 4 नंबर। यदि एक डोबेराइन त्रिक के पहले और तीसरे सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है तो इसे त्रिक का दूसरा मेंबर कौन होगा। पहला फास्फोरस और तीसरा एंटीमनी है तो इसका दूसरा मेंबर हो जाएगा आर्सेनिक। आर्सेनिक इसका दूसरा मेंबर है। अगर इसके देखिए इसको निकालने का तरीका यह होता है कि इसके फास्फोरस का और एंटीमनी को योग कर जो 2 से भाग दिया जाता है तो बीच वाले संख्या का मान आ जाता है। किसी विशिष्ट प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तक ध्वनि के बीच समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए। तो हमें प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच का समय अंतराल 1/10 सेकेंड होता है, यानी 0.1 सेकेंड हो जाएगा। 2 नंबर इसका सही है। अगर प्रतिध्वनि सुनने के लिए अगर स्थान की बात करें कि दूरी कितनी होना चाहिए तो दूरी कम से कम मिनिमम 17 मीटर इसके बीच की दूरी होता है। ध्वनि और परावर्तक स्थल या जहां से ध्वनि टकराता है उसके बीच के जो डिस्टेंस है वो 17 मीटर होने चाहिए, तभी हमें प्रतिध्वनि सुनाई देगा। आगे 6 नंबर। एक विलयन जिसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता 1 गुना 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर है तो इसका पीएच मान कितना होगा। तो देखिए जब इसकी सांद्रता में जितना पावर होगा वही उसका पीएच वैल्यू होगा। तो यहाँ पर -5 है तो इसका पीएच वैल्यू 5 हो जाएगा, यानी इसका पीएच मान 5 है और यह अम्लीय है। पीएच स्केल का खोज सोरेनसन के द्वारा किया गया था और पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक के बीच में होता है और पीएच वैल्यू अगर 7 है तो यह उदासीन हो जाएगा। उदासीन हो अगर पीएच का मान 7 से जितना कम है वह उतना अधिक अम्लीय होगा और 7 से जितना अधिक होगा वह उतना अधिक क्षारीय होता है। 7 नंबर है। निम्नलिखित में कौन सा एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं है। स्वैच्छिक क्रिया जो मनुष्य के इच्छा के अनुसार हो, उस जीव के इच्छा के अनुसार हो, तो इसमें से स्वैच्छिक क्रिया 2 नंबर नहीं है। हृदय की गति एक अनैच्छिक क्रिया है जो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि हमारी इच्छा के विरुद्ध होता है, अपने आप वो होता है। तो यहाँ पे देखिए कुर्सी को हिलाना, मुट्ठी बंद करना और वस्तु को उठाना, ये सब तीनों स्वैच्छिक क्रिया क्योंकि यह हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। अगला देखिए 8 नंबर। यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग होता है। तो 3 नंबर सही हो जाएगा। 8 का 3 सही है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv² और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। m मतलब द्रव्यमान, g ग्रेविटी और h हाइट हो गया। आगे है 9 कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है और कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है।
अगर यही पूछे कि कार्य करने के दर को क्या कहते हैं, तो कार्य करने के दर को शक्ति कहा जाता है, जिसका मात्रक वाट होता है। यहाँ पर देखिए सेम चीज दिया गया है, कार्य करने की ऊर्जा क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है और इसका एसआई मात्रक जूल होता है, और कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है, और सीजीएस प्रणाली में इसका मात्रक अर्ग होगा। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है और यह एक अदिश राशि है, इसमें जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट हो जाएगा। दो या दो से अधिक तत्व मिलकर क्या बनाता है? जब दो या दो से अधिक तत्व मिलेगा तो एक यौगिक का निर्माण होता है। जब एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब संयोग होता है तो यह दोनों मिलकर H2O यहाँ पे गैस का निर्माण जल का निर्माण करता है। CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, यह सब एक यौगिक है। आगे देखिए, आगे है 11, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? चालक के विभवांतर को बनाए रखने में मदद कौन करता है? तो यह सेल या बैटरी। सेल या बैटरी चालक के विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है। 3 नंबर इसका सही उत्तर है। अमीटर से क्या मापते हैं? तो अमीटर से परिपथ में बहने वाली धारा को एमीटर से मापा जाता है। विद्युत प्रवाह को गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है। परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को वाट मीटर के द्वारा मापा जाता है। आगे देखिए है 12, इसमें कहा गया है कि कार्बन C12 के एक मोल में कितना परमाणु होता है? तो कार्बन के एक मोल में 6.02 गुना 10 के पावर 23 मोल होता है, और इसी को अवगाड्रो संख्या भी कहा जाता है। तो 4 नंबर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विराम की अवस्था से शुरू होने वाली ट्रेन 5 मिनट में 90 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग पकड़ लेता है, यानी 5 मिनट में इसका चाल 90 के चाल से हो जाता है। तो यह मानते हुए कि त्वरण इसका समान है, इस दौरान ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए इसको अब सबसे पहले यहाँ पे हम ए का मान निकालते हैं, त्वरण का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर दिया क्या क्या गया है? तो यहाँ पर समय दिया गया है 5 सेकंड 5 मिनट, और ये जो चाल है यह अंतिम चाल है, यानी भी का चाल दिया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यू का मान है 0, प्रारंभिक वेग इसका 0 है। तो ए बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। यहाँ पे 90 हो जाएगा और टी का मान 5। यहाँ किलोमीटर है और ये मीटर है, तो इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे तो 60 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। 12 5 60, तो 90 गुना 12 यह ए का वैल्यू हो गया। इसको गुना नहीं करना, सेम छोड़ देंगे। अब निकालना इसकी दूरी, तो दूरी ए से बराबर होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यूटी जब यू 0 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं। यहाँ पर 1/2 गुना ए का मान दिया है 90 गुना 12। टी का वैल्यू देखिए, टी है 5 मिनट, जब इसे घंटा में चेंज करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो 12 5 60, 1/12 आएगा। तो 1/12 गुने 1/12, क्योंकि टी का स्क्वायर है तो 12 से 12 कट जाएगा। यहाँ से देखिए 2 से 45 और 3 से 15, 3 से 4। अब देखिए आपका मान आ जाएगा, जब भाग दे दीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4 3 12 यानी 3.75 किलोमीटर इसका सही आंसर है। 4 नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बल समीकरण में एफ किसके बराबर होता है? तो एफ बराबर एम ए होता है। यह फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछ लिया गया है। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। अब बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, जिसे एन से डिनोट किया जाता है। तो 14 का 1 सही हो जाएगा। आगे है कि उस बिंदु का क्या नाम है जिसे अर्धसूत्र गुणसूत्र में जुड़े होता है? अर्धसूत्र गुणसूत्र में जुड़ा होता है, उसे गुणसूत्र बिंदु कहा जाता है। 2 नंबर सही है, गुणसूत्र बिंदु। अगला प्रश्न है, एक फूल का मादा प्रजनन हिस्सा क्या कहलाता है? जो फूल का जो मादा भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? तो मादा भाग को अंडप कहा जाता है। अंडप कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पीने वाले जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है? यानी पेय जल को कीटाणु रहित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा कहा जाता है, जिसका सूत्र हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। धोवन सोडा का सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट। अगला 18 नंबर, कार्बन के निम्नलिखित में से कौन से अपरूप का उपयोग धातु कर्म में अपचायक के रूप में किया जाता है? धातु कर्म यानी धातु के निष्कर्षण में धातु कर्म में अपचायक कारक के रूप में कोक का उपयोग किया जाता है। कोक का उपयोग किया जाता है। उद्योग में उपयोग की जाने वाली शक्ति की इकाई क्या है? उद्योगों में उपयोग की जाने वाली शक्ति की इकाई होता है अश्वशक्ति। शक्ति की इकाई अश्वशक्ति हो जाएगा। यह उद्योगों की बात कही जा रही है। 1 हॉर्स पावर यानी 1 अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। कवक की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? जो कवक का कोशिका भित्ति होता है वह काइटिन का बना होता है। 3 नंबर सही हो जाएगा।
अगर यही पूछे कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है और मनुष्यों में, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, इसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है। आगे देखिए 21 नंबर, यदि किसी निकाय का वेग इसके प्रारंभिक वेग से दोगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा का प्रारंभिक गतिज ऊर्जा से कितना गुना हो जाएगा। जब किसी वेग को दोगुना कर दिया जाएगा तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। और यह इतना बदनाम प्रश्न है, इसे सभी एग्जाम में पूछा गया और इतनी बार पूछा गया कि सेम क्वेश्चन को कि जब दोगुना करेंगे वेग को तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। आगे देखिए 22 नंबर, एक अपवर्तित किरण दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण पर एक समतल दर्पण से टकराता है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए जब एक आपतित किरण किसी समतल दर्पण पर पड़ता है तो यह 20 डिग्री का कोण बनाएगा, तो परावर्तित किरण भी सेम 20 डिग्री का ही कोण बनाएगा। तो 20 20 40 हो गया, तो इसका बीच कितना हो जाएगा 140, क्योंकि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 20 यहाँ बन गया, 20 यहाँ बन गया, तो बच गया 140। 2 नंबर सही है। आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति और गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन हो जब यह ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है। जब इसको ऊंचाई से किसी वस्तु को, यहाँ पर आप पकड़े हुए किसी ऊपर छत पर, और जब इसको ऊपर से नीचे गिराया जाएगा तो इसमें क्या परिवर्तित होगा। तो जब आप उसको ऊपर पकड़े हुए हैं तब इसमें स्थिति ऊर्जा होता है, और जब इसको छोड़ दिया जाए तब इसकी स्थिति ऊर्जा में कमी आ जाएगा और यह धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। 4 नंबर सही है। 24 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। सरीसृप वर्ग से किस जानवर का संबंध नहीं है, तो मेढक। मेढक का संबंध सरीसृप से नहीं है, बल्कि यह एक उभयचर प्राणी है जो जल और स्थल दोनों जगहों पर रह सकता है। आइए देखते हैं इस सेट का अंतिम प्रश्न, नाइट्रोजन परमाणु में मौजूद न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो नाइट्रोजन परमाणु को सबसे पहले देख लेते हैं। इसे n के द्वारा दर्शाया जाता है और इसके परमाणु संख्या 7 होता है और इसका द्रव्यमान संख्या 14 होता है। तो जब परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को घटा देंगे तो इसको न्यूट्रॉनों की संख्या का मान पता चल जाता है। तो इसका न्यूट्रॉनों की संख्या 7 होता है। तो 3 नंबर सही है, 7। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा सेट नंबर 7 समाप्त होता है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर जरूर करें जिनका अभी टेक्नीशियन का एग्जाम होना बाकी है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।